हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 55th वीडियो है। इससे पहले 54 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं और इन्होंने ही राज्यसभा के प्रथम सभापति के रूप में कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर कॉपी में मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसको आप बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें इनकरेक्ट पूछे, नॉट ट्रू पूछे, तो उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें सारी जो स्टेटमेंट होती हैं, सारे ऑप्शंस को एक बार रीड करना होता है अच्छे तरीके से, क्योंकि इनकरेक्ट बताने के लिए हमें 3 करेक्ट का पता होना चाहिए और अगर करेक्ट पूछा है तो 3 इनकरेक्ट का हमें पता होना चाहिए। तो इन क्वेश्चन में क्या है कि आपको ऑप्शन जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है। पहला देख लेते हैं, हॉटमेल इज़ द फर्स्ट फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। जो हॉटमेल है ये फर्स्ट फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी 1995 में। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड इन द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। जो पहला कंप्यूटर था वो इंडिया में कहाँ पर लॉन्च किया गया था? कोलकाता में लॉन्च किया गया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में। तो ये भी जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, विंडसर्फ इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फादर ऑफ इंटरनेट। विंडसर्फ जो है इनको फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। तो ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आईपी मीन्स इंटरनेट प्रैक्टिस। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रैक्टिस नहीं होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका मतलब होता है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है और गलत क्या है, हमारा ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबेल प्राइज विनर। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। कैलाश सत्यार्थी जो है इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हें ये जो पुरस्कार है ये पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। किसके साथ? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करें अमर्त्य सेन की, तो अमर्त्य सेन को 1998 में 1998 में जो है इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें ये जो नोबेल पुरस्कार है ये इनकी कविता संग्रह थी गीतांजलि।
गीतांजलि के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर ऑफ हिमालयन ओरिजिन? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय मूल की नदी नहीं है? तो हिमालय मूल की नदी वो होती हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं, जिनका उद्गम स्थल जो है हिमालय होता है, उन्हें कहा जाता है हिमालय मूल की नदियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यमुना, गंगा और झेलम जो है ये हिमालय ओरिजिन की रिवर्स हैं, लेकिन महानदी जो है ये हिमालय से नहीं निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है महानदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, द मेन कोज ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड द ओजोन होल इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीशन का कारण, यानी कि जो उसमें ओजोन होल बन गया है, उसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एमिट होती है एयर कंडीशनर से और रेफ्रिजरेटर्स से। तो यही जो है ये मेन कारण है किसका? ओजोन डिप्लीशन का। और इस क्वेश्चन में सही पूछा है तो सही यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन 1। लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सेकंड है, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के जो 2 मेन कंपोनेंट हैं वो ओजोन और ऑक्सीजन नहीं है। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो NO2 और SO2 यानी कि सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। नेक्स्ट है, DDT इज़ ए बायो कंट्रोल एजेंट। DDT क्या होता है? तो डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन इसका पूरा नाम होता है। क्या? डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन जो है इसका पूरा नाम है। और DDT यानी कि ये एक बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, ये क्या है? ये एक पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड है, याद रखिएगा। तो ये भी क्या है? गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, CO2 इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस। तो CO2 तो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट ऑफ ए पोटैटो प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा आलू के पौधे का खाने योग्य भाग है? तो आलू के पौधे का खाने योग्य भाग जो है ये क्या है? स्टेम होता है। ये ज़मीन के अंदर होता है और इसे स्टेम कहा जाता है। कई बार कन्फ्यूज़न में जो स्टूडेंट होते हैं वो रूट लगा देते हैं क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन ये ज़मीन के अंदर वाला जो पार्ट है ये आलू का स्टेम होता है, ना कि रूट। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं। वी कुरियन यानी कि पूरा नाम क्या था? वर्गीज कुरियन इज़ द फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो वर्गीज कुरियन को भारत में वाइट रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट है। द रेड क्लिफ लाइन इज़ द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो देखिए फ्रेंड्स, रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडिया और चाइना के बीच नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, मध्य प्रदेश इज़ द हाईएस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो तांबे का प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट इज, सैफरन इज़ कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बात भी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि जो सैफरन है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। द रेड क्लिफ लाइन इज़ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग CO2? CO2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए फ्रेंड्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें से ट्रू पूछा है कि नॉट ट्रू पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, उसी हिसाब से आंसर करना है। तो देख लेते हैं, इसमें CO2 के रिगार्डिंग सत्य पूछा है यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो देख लेते हैं। इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इथेनॉल एंड एसीटोन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो CO2 होती है ये वाटर, इथेनॉल और एसीटोन में सॉल्युबल होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, इट इज़ ए
लीनियर इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल इसमें नहीं होते हैं। ये क्या है, एक इसमें जो कार्बन एटम होता है, तो कार्बन एटम जो है ये कोवलेंटली डबल बॉन्डेड होता है, ना कि इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल है ये। तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज इट हैज़ ए वाइट फोगी कलर एंड ए पंचेंट गैस लाइक स्मेल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्मेल तो होती ही नहीं, ये ओडरलेस टेस्टलेस गैस होती है एक, और ये कलरलेस गैस होती है, याद रखिएगा। तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। तो जो सॉलिड फॉर्म होती है CO2 गैस की, उसको ड्राई आइस कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ऑफ टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्या होते हैं, तो टेनिस के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट जो होते हैं उन्हें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। और वो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड वन इज फ्रेंच ओपन, थर्ड वन इज विंबलडन, और फोर्थ वन इज यूएस ओपन। ये क्या है, ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। तो फ्रेंच ओपन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा, और विंबलडन हो जाएगा। लेकिन कैनेडियन ओपन जो है ये कोई भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, कैनेडियन ओपन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पढ़ लेते हैं। मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन एरियाज विद ऑक्सीजन रिच सॉइल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंग्रोव ट्रीज जो होते हैं ये ऑक्सीजन रिच सॉइल में नहीं उगते, ये वहाँ पर उगते हैं जहाँ पर लो ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव ट्रीज। तो यही क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट स्टेबलाइज द कोस्ट लाइन रिड्यूसिंग इरोजन। मैंग्रोव वन जो है ये समुद्र तट को स्थिर करते हैं और कटाव को कम करते हैं। तो ये क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। दे कैन नॉट विदस्टैंड फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये ठंडे तापमान को सहन नहीं कर सकते, बियर नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट हब्स। मैंग्रोव क्या है, ये जो सॉल्ट टॉलरेंट हब्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर लवण पाया जाता है उसको टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें से सही नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, यानी कि जो नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री साइड वी सी रेड सोइल्स इन मैनी रीजन्स, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट्स कलर। जब हम ग्रामीण इलाकों में यात्रा करते हैं तो हमें कई क्षेत्रों में लाल मिट्टी दिखाई देती है, इसके रंग का कारण क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रेड सॉइल होती है या लाल मिट्टी होती है, इसके लाल रंग का कारण क्या होता है, तो इसमें फेरिक ऑक्साइड जो है ये प्रचुरता में पाया जाता है। इसी वजह से, यानी कि फेरिक ऑक्साइड की वजह से ही जो है इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, अबेंडेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। और जो ये लाल मिट्टी है, ये जो मोटे अनाज होते हैं उनके लिए अच्छी मानी जाती है, जैसे कि बाजरा, गेहूं और दाल। इनकी खेती के लिए जो है लाल मिट्टी को अच्छा माना जाता है, और इसमें फेरिक ऑक्साइड जो है ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी की वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1931। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था ये 1931 में आयोजित किया गया था, और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी, इसकी अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। तो इनमें से MEO जो है ये एक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स बिगिन विद द दांडी मार्च।
निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, दांडी मार्च क्या था? दांडी मार्च जो है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है दांडी मार्च शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को जो है ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। और ये 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पर पहुँचा था? दांडी पहुँचा था। इस वजह से इसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और ये नमक कानून को तोड़ने के लिए चलाया गया था, इसी वजह से इसको नमक कानून के नाम से भी जाना जाता है। और इसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following institutions supported नीलांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में सुधार के लिए नीलांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना का समर्थन किया? तो देखिए फ्रेंड्स, वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में सुधार के लिए नीलांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना का समर्थन किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के। अब वर्ल्ड बैंक की बात आती है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर? ब्रेटन वुड्स यानी कि यूएसए में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में जो है इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर्स कन्वर्ट आईपी एड्रेसेस टू डोमेन नेम्स? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी पते को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो इनमें से कौन सा सर्वर ऐसा है जो कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम्स में चेंज करता है? तो वो है डीएनएस। इसकी फुल फॉर्म ही क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम इसको कहा जाता है। और ये क्या करता है? ये जो आईपी एड्रेस है उनको डोमेन नेम्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, डीएनएस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सेंटर इन इंडिया विच इज़ यूज्ड फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स? भारत में उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रह प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। तो उपग्रह प्रक्षेपण के लिए उपयोग किया जाता है बैरन आइलैंड। किसको? बैरन आइलैंड को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, बैरन आइलैंड को उपग्रह प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट लिस्ट कंटेन्स द सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट? राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए फ्रेंड्स, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि कृषि आय के अलावा अन्य आय पर जो कर लगाए जाते हैं ये भी किसके द्वारा लगाए जाते हैं? केंद्र सरकार यानी कि सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो है ये भी किसके अंतर्गत आता है? सेंटर लिस्ट यानी कि केंद्र सूची के अंतर्गत। कॉरपोरेशन जो टैक्स होते हैं ये भी सेंटर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध नहीं है? तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड नहीं है। तो देख लेते हैं। तो देखिए, आगरा फोर्ट जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। कोणार्क का जो सन टेम्पल है ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। फतेहपुर सीकरी जो है ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है। लेकिन ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट मांडू मध्य प्रदेश, यानी कि मांडू मध्य प्रदेश में जो स्मारकों का समूह है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट मांडू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो आर्टिकल 51A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 51A के तहत
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज ज्यूज एज ए रिलीजियस माइनॉरिटी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो इनमें से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो ये है केरल। केरल राज्य जो है ये यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पैक्ट कंप्यूटर्स जनरल परफॉर्मेंस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए, साइज़ ऑफ द ग्राफिक्स कार्ड, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड्स के जो साइज़ होते हैं ये कंप्यूटर की जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करते हैं। बाकी CPU स्पीड, रैम साइज़ यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो साइज़ होता है, हार्ड डिस्क स्पीड, हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है, ये सब क्या करती है, ये कंप्यूटर की जो जनरल परफॉर्मेंस होती है उसको प्रभावित करते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, साइज़ ऑफ द ग्राफिक्स कार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। ही रोट ए बुक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो इनके द्वारा ये बुक जो है ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ही बिलीव्ड इन सोशल इक्वालिटी टू होल ह्यूमन बींग्स। वह सभी मनुष्यों में सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस। तो इन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ही फाउंडेड आर्य समाज। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो 18 अप्रैल 1875 में, 18 अप्रैल 1875 में जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में जो है इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट ही पूछा है, यानी कि नॉट करेक्ट पूछा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ही फाउंडेड आर्य समाज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वर्नेकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला वर्नेकुलर समाचार पत्र माना जाता है। तो भारत का पहला वर्नेकुलर समाचार पत्र माना जाता है समाचार दर्पण को। किसे, समाचार दर्पण को जो है भारत का पहला वर्नाकुलर समाचार पत्र माना जाता है। और ये क्या था, ये एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे 1818 में, कब, 18 से 18 में जो है इसे रामपुर में प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, समाचार दर्पण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अल नीनो। अल नीनो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इट इज़ अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द पैसिफिक ओशन। ये प्रशांत महासागर में सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना क्या है, अल नीनो है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अल नीनो क्या है, ये एक जलवायु संबंधी घटना है जो कि प्रशांत महासागर में होती है। और ये जो ऊपर का वाटर है, यानी कि सतही जल होता है, उसको असामान्य रूप से गर्म करती है। नेक्स्ट इज इंडिया इज़ नॉट अफेक्टेड बाई अल नीनो। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अल नीनो इंडिया को इफेक्ट नहीं करती है, बिल्कुल करती है। तो ये क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। तो ये भी गलत है। पहले ही ऑप्शन में दिया है कि ये पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है, मेडिटेरेनियन सी में नहीं होती। तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। इट इज़ एन अनयूजुअल कूलिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द पैसिफिक ओशन। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले वाले में क्या दिया है, पहले वाले ऑप्शन में बताया गया है कि वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर, कूलिंग तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबेल प्राइज विनर। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। ऑप्शंस आर गिवन टू यू, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आप मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा
कि आपके इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।